लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस को करारा जवाब। कहा 9 वर्षों में आरोप और गाली देने की सिवाय कुछ नहीं किया। चुनाव हारे तो ईवीएम ईसी को भी गाली। आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़कर 6.5% हुआ रेपो रेट। होम लोन, कार लोन सब महंगा होगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा लोग जख्मी, करीब 6,500 इमारतें बर्बाद। भूकंप से तबाह हुए तुर्की और सीरिया को भारत की मदद। विदेश मंत्रालय ने भारत के राहत और बचाव के कार्य को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक लंदन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। किंग चार्ल्स से मिलेंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। राजनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विजय संकल्प रैली। उनाकोटी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा। दिल्ली में बढ़ सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी करने का आरोप। सीबीआई ने उपराज्यपाल से मांगी केस चलाने की मंजूरी। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की कोर्ट में घुसा तेंदुआ। तेंदुए को देखकर वकीलों में हड़कंप। तेंदुए ने कई लोगों को जख्मी किया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। कल राहुल गांधी ने अदानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की थी। आज मोदी ने तर्कों और तथ्यों से उसका पूरा बदला ले लिया। आज आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 85 मिनट के भाषण में कांग्रेस के घोटाले खोद खोद कर निकाले। आज आपको कांग्रेस पर मोदी के ब्लॉकबस्टर प्रहार की पूरी पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की बेइज्जती के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। तुर्की के लिए भारत के राहत अभियान ऑपरेशन दोस्त की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के रवैये से बेहद नाराज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की जाना चाहते थे, बगैर मदद दिए सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते थे। आज आपको बताएंगे कैसे तुर्की ने पाकिस्तान के इस हथकंडे पर तुर्की ने तमाचा जड़ा है। बताएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। साथ ही अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। बड़ी खबर है। चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे भारत में भी, जी हां, भारत में भी जासूसी कराई गई थी। क्या जासूसी गुब्बारा अमेरिका और चीन के बीच जंग कराएगा क्या? आज इस अंतर्राष्ट्रीय खबर को हम डिकोड करने जा रहे हैं आपके लिए। साथ ही आज आपको असली भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, असली भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आज ही के दिन साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। आज ही के दिन आजादी के कर्तव्य पथ पर नेताजी की तस्वीरें देखकर आप भी गर्व से भर जाएंगे। ये हैं आज की 4 बड़ी खबरें। इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें, कैसे वो भरोसा करेगा? जिंदगी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम, समर्थक
उछल रहे थे। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहा है। आप ट्रेलर देखकर पूरी पिक्चर समझ गए होंगे। राहुल ने छेड़ा, मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा। आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस और राहुल गांधी ने कैसे अदानी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाकर संभवतः सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी, पछतावा और होगा संभवतः आज कांग्रेस पार्टी को गलती कर दी। कैसे अदानी मुद्दा कांग्रेस को बैकफायर कर रहा है और कैसे अदानी मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी के दुष्प्रचार के खिलाफ संसद में आज मोदी मिसाइल दागी गई है, मोदी स्ट्राइक हुई है आज। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज की दो बेहद दिलचस्प तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। विपक्ष पर मोदी मिसाइल की पूरी खबर, राहुल गमगीन, कैसे मोदी ने बदल दिया पूरा सीन, ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो तस्वीर जो आज दिन भर चर्चा का विषय रही, ये दो तस्वीरें। तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज नीले रंग की एक खास जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। अब इस जैकेट की खास बात यह है कि इसे प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नीले रंग की जैकेट की खास बात यह है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 28 सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से रिसाइकिल करके इस जैकेट को तैयार किया। यह सूट बूट की सरकार कहा जाता है, कथित तौर पर सूट बूट की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री रिसाइकिल जो प्लास्टिक से तैयार हुई जैकेट पहनकर आए। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, जो संसद में गरीबों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, जो ये आरोप लगाती है कि इन्होंने इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया ये पार्टी। उसके अध्यक्ष दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप, वो देख रहे हैं आप, एलवी का मफलर देख रहे हैं आप, लुई विता, वो पहनकर वो संसद में आए। ये तस्वीर जो रिसाइकिल प्लास्टिक से तैयार हुई जैकेट और ये लुई विताओं की वो मफलर, आपके लिए देखिए ये जानकारी भी दिलचस्प होगी कि जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी की मदद से गौतम अदानी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बने, वो आदमी तो खुद रिसाइकिल प्लास्टिक की जो है बॉटल्स की वो जैकेट पहनकर आया कि इस आदमी ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया। और उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नॉल्ट की कंपनी लुई विता का मफलर पहने हुए थे। आज ये तस्वीरें, ये दो तस्वीरें आज दिखानी बहुत जरूरी थी और इसकी कीमत मतलब बताया जा रहा है कि 50 से 60 हजार रुपए से ज्यादा का ये मफलर है। ये दावा खुद बीजेपी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट में किया। ये दो तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीर थी, पूरा दिन इस पर चर्चा रही। हमको लगा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों से रिसाइकिल बनी जैकेट पहनकर आज संसद पहुंचे, वहीं जो पार्टी गरीबों की आवाज उठाने का दावा संसद में कर रही है, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी का मफलर पहन के वहां पर पहुंचे और जिसको बताया जा रहा है 50 से 60 हजार का मफलर है। बात गरीबों की हो रही है। पूरा दिन आज ये दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में रही, इसलिए शुरुआत में आपको बताना जरूरी था। हर वर्ष 10 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोधी बन गए। तो उसकी बनी हुई जैकेट जो मैंने भी अभी पहनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे IOCL जो कंपनी जिस पे काम किया है उन्होंने एक प्रेजेंट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनका आभारी हूं। आज उन्होंने पार्लियामेंट में वो जैकेट पहनी हुई। मैं समझता हूं कि इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी ने एक विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों का इस्तेमाल करके, आप जानते हैं, अपने ही देश के उद्योगपति गौतम अदानी और अपने ही देश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, राष्ट्रपति के अभिभाषण से किनारा किया और देश की अर्थव्यवस्था को डूबने की बात कही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस की करप्शन फाइल खोलकर रख दी और बताया, मतलब कांग्रेस को भारी पड़ गया अदानी वाला दाव, उल्टा पड़ गया, बैकफायर कर गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे 2004 से 2014 का दशक करप्शन का, भ्रष्टाचार का दशक था। मोदी ने कहा कि हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की बर्बादी पर स्टडी हो रही है। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में भाषण का
कुछ अंश हम सुनाते हैं, आप समझ जाएंगे मोदी मिसाइल कैसी चली आज। दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, RBI को गाले दो। देखिए, मोदी को सुन लगा कि शायद कांग्रेस को भी आभास हो रहा होगा कि मोदी पर करप्शन का आरोप लगा के कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा। करप्शन का दाव ऐसा उल्टा पड़ा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की करप्शन की पूरी फाइल खोलकर रख दी। मतलब नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को लाल चौक भी याद दिला दिया और इशारों में बताया कि कैसे उनकी सरकार ने इस असंभव को असंभव कर दिखाया कि राहुल गांधी निडर होकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाए। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि जो कांग्रेस मोदी पर करप्शन के आरोप लगा रही है, वो जब खुद सत्ता में थी उसने कैसे करप्शन के कीर्तिमान बनाए कि आज भी 2004 से 2014 के दशक को घोटालों का दशक माना जाता है। क्यों? यूपीए सरकार में सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है कोयला घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मनमोहन सरकार में गलत ढंग से कोयला खदानों का आवंटन हुआ, जिससे देश को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है मनरेगा घोटाला। मनमोहन सरकार की इस योजना में फर्जी मजदूर, फर्जी काम की एंट्री दिखाई गई और कई राज्यों में करीब 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। तीसरा बड़ा घोटाला कहा जाता है 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले को, हर कोई जानता है। 70,000 करोड़ के घोटाले में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी को जिम्मेदार माना जाता है। चौथा बड़ा घोटाला माना जाता है ऑगस्टा वेस्टलैंड केस को। यूपीए 1 में सरकार में 12 हेलीकॉप्टर खरीद का सौदा 3600 करोड़ में हुआ, जिसमें 360 करोड़ की रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी। पूरी करप्शन फाइल खोल दी आज पीएम ने। पांचवा बड़ा घोटाला माना जाता है नेशनल हेराल्ड केस को। आरोप है कि गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई। 50 लाख लगाए, 5000 करोड़ बनाए, ये आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप संसद में आज गूंज गए। गलती हो गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ही बेल पर हैं, जमानत पर हैं। छठा बड़ा घोटाला था रेलवे घूसकांड का। इस केस में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे और इसी केस में तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था और उनके भांजे विजय सिंगला की गिरफ्तारी हुई थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले का दशक, उन्होंने एक टर्म दिया आज, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि 2030 का दशक पूरी दुनिया के लिए इंडियाज डेकेड है।
इस बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि ये यूपीए सरकार ही थी जिसने संसद में कहा था कि उसके पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं है। एक एंटनी मोदी राज में भारत ने ना सिर्फ रफाल खरीदे, रफाल को भी फेल कराने का प्लान था राहुल गांधी के लॉन्चिंग के चक्कर में, याद होगा ना आपको। बल्कि मोदी सरकार ने ना सिर्फ राफेल खरीदे बल्कि दुनिया की 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था पाताल लोक में चली गई है। आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, बेबुनियाद है। आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे, मनमोहन सरकार में देश की जीडीपी 112 लाख करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 232 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है। मनमोहन सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 312 अरब डॉलर का था, जो आप जानते हैं कितना हो गया, 593 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। तब प्रति व्यक्ति आय 79,000 79,000 रुपए थी और अब प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। तब महंगाई दर 8.5% थी, अब 7.79% है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स डूब गया ना, यह आरोप बताया जाता है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,000 पर बंद हुआ था। 21 दिसंबर 2022 को सेंसेक्स 61,000 पर बंद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से 2014 के दशक को असुरक्षा का भी दशक बताया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आभास हो रहा है कि गलत छेड़ दिया और मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब सारी फाइलें खोल दी गई, आतंकवाद की फाइल भी खोल दी गई, असुरक्षा की फाइल भी खोल दी गई। 4 से 14 के दशक को असुरक्षा का दशक बताया कि कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। कुछ लोग कुछ भी छूने से डरते थे, मासूम लोगों का खून बहा करता था। उसी से जुड़े अब आतंकवाद पर भी कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं जो कांग्रेस को शायद संभवतः बिल्कुल या उस इकोसिस्टम को पसंद नहीं आएंगे कि सच मत बताइए भाई। इन आंकड़ों से साबित होता है कि मोदी ने 2014 से पहले के दशक को द लॉस्ट डेकेड क्यों कहा। 2008 में भारत पर 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला हुआ। 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए। 2008 में असम में सीरियल ब्लास्ट हुए। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ। 2007 में अजमेर में ब्लास्ट हुआ। कोई साल नहीं निकलता था बिना आतंकवादी हमले के। 2005 में दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जबकि 2014 के बाद भारत के शहरों में आतंकी हमलों को लेकर आप खुद बता सकते हैं कि अब कब कहां कौन सा आतंकवादी हमला हुआ है, यह आप खुद जज करिएगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी आज साबित कर दिया कि अडानी केस को 2024 का मुद्दा वो बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने बहुत सी बातें की लेकिन अडानी से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज जिस तरह से कांग्रेस अडानी मुद्दा उठा रही है, 2019 में कांग्रेस ने, याद होगा आपको, राफेल को मुद्दा बनाया था, लेकिन कहने में हिचकिचाहट नहीं है। राफेल पर फेल राहुल, राफेल पर फेल राहुल अब अडानी के बहाने 2024 में बड़ा खेल करने की सोच रहे हैं। राफेल पर राहुल फेल, उल्टा पड़ा अडानी वाला खेल। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने राफेल खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, याद होगा आपको। शोर मचाया, चौकीदार चोर है, चुनावी जाप किया, लेकिन देश ने राहुल गांधी को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल की कीमत और खरीद प्रक्रिया को सही ठहराते हुए राहुल गांधी का सियासी राफेल क्रैश करा दिया। और राफेल को क्रैश कराना चाहते थे अपनी लॉन्चिंग के चक्कर में, लेकिन हो नहीं पाया। इतना ही नहीं, आपको याद होगा राहुल गांधी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने पर कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। राफेल पर फेल। अब राहुल गांधी 2024 से पहले उनको लग रहा है कि अडानी वाला अस्त्र निकाल कर लाए थे, लेकिन ये वाला भी उल्टा पड़ गया। अब अडानी अस्त्र कांग्रेस के खिलाफ ही महाअस्त्र साबित हो रहा है और वो बैकफायर कर रहा है, उल्टा पड़ गया। बीजेपी पर करप्शन वाला दाव कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी ने संसद में उद्योगपतियों गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी। प्रधानमंत्री ने कभी उस तस्वीर से इंकार भी नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद की वो तस्वीर नहीं है। अडानी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाने के बाद राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे और आरोप लगाया था। ये ऊपर की रील देखते रहिएगा भाई, ये जो ऊपर चल रही है तस्वीरें देखते रहिएगा, इसको रखिएगा भाई थोड़े टाइम, क्योंकि ये तस्वीर तो दिखाई नहीं गई। देश दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, यह आरोप लगाया गया। आज भी कांग्रेस अडानी के सहारे मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही।
लेकिन बात बात में अदानी का उदाहरण देने वाली कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की भी क्या जरूरत नहीं है। मतलब तस्वीर अगर साथ में हो तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त अगर हैं, अगर ये पैमाना है तो फिर ये क्या ऊपर, ये तस्वीरें देखिए, पहचानिए भाई कौन कौन लोग हैं। और अदानी मुद्दा कैसे कांग्रेस के खिलाफ ही बैकफायर कर रहा है। सारी तस्वीरें, सारी फाइलें खुल रही हैं, अब सारी फाइलें खुल रही हैं, और कैसे वो मुद्दे बाहर निकल आए जिन पर अक्सर कांग्रेस का गला सूख जाता है। ये सारी फाइलें, सब चेहरों को पहचानिए, ऊपर जो चेहरे चल रहे हैं ये सारे कांग्रेस के चेहरे, अशोक गहलोत से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक। रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीरें हैं भाई। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था, और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। 2 स्तरों पर सहयोग किया गया सर, मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर। ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं, अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। एक फिल्म आई थी गजनी, जिसमें वो मेमोरी लॉस हो जाता है। कांग्रेस पार्टी भी गजनी मोड में है गौतम अदानी को लेकर, तो हमने लगा ये मेमोरी लॉस जो है वो दूर करना चाहिए इन तस्वीरों के जरिए। ये वैसे तो ये तस्वीर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इन तस्वीरों पर कांग्रेस को मेमोरी लॉस था, तो इन तस्वीरों पर कांग्रेस की याददाश्त कमजोर है, लेकिन शायद इन तस्वीरों को देखने से कांग्रेस की कोई याददाश्त संभवतः वापस लौट आए। राहुल गांधी एक तस्वीर के आधार पर अदानी और नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती की बात कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने फायदा पहुंचाया, तो फिर इन सब ने क्या फायदा पहुंचाया। पर राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं पहचान पाए, वो तस्वीर भी दिखा देते जिनकी तस्वीर गौतम अदानी के साथ है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इन तस्वीरों की जानकारी नहीं है, जिसमें यूपीएस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ गौतम अदानी की तस्वीर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गौतम अदानी की तस्वीर है, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें आज दिखानी जरूरी थी। छोटा सा ब्रेक तो न था दूंगे, छोटा सा ब्रेक रह रहे हैं। 16 आरोपी गिरफ्तार, 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 90 एटीएम कार्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दम घुटने की वजह से गई जान। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रहने वाले थे सभी लोग। एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमसीडी दिल्ली सरकार, एलजी दफ्तर और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को नोटिस जारी, सोमवार तक मांगा गया जवाब। दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 3 जजों की बेंच करेगी आरोपियों की रिहाई के फैसले पर विचार। खुली अदालत में हो सकती है याचिका पर सुनवाई। महंगी हो सकती है होम लोन की ईएमआई। रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर चुका है। महंगाई दर 4% रहने की संभावना जताई। बिहार के भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से पहले अलर्ट जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गुजरात के छोटा उदयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। 4 घंटे तक कर्मचारी करते रहे कड़ी मशक्कत। पाकिस्तान में बदहाली से परेशान लोग, किडनी बेचने के लिए तैयार एक आदमी ने किया ट्वीट, लिखा मेरे पास नहीं बचा कोई और रास्ता। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत, पंजाब प्रांत के कई पेट्रोल पंप खाली तो कई जगह ब्लैक में 400 रुपए प्रति लीटर तक में बिक रहा है तेल। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने किया प्रदर्शन, बिजली की सप्लाई ठप होने पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की अनोखी शादी की तस्वीरें आई सामने, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इस्लामी नारे लगाती दिखाई दी दुल्हन। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने किया युद्धाभ्यास, आसमान में उड़ान भरते हुए एयरक्राफ्ट का वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास अमन 23 के नाम से कई देशों की सेना करेंगी ड्रिल। कल से 14 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आसिफ अफरीदी पर लगाया 2 साल का बैन, भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद लगा प्रतिबंध।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अमेरिकी संसद में संबोधन। बोले चीन या किसी और देश के मुकाबले अमेरिका ज्यादा मजबूत। 1 साल पहले भी जंग पर हुई थी बात। एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दिखा किम जोंग उनका परिवार। 75वें आर्मी फाउंडेशन डे के मौके पर दिखाई दी पत्नी और बेटी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने चलाया आंसू गैस के गोले। लोग कर रहे हैं पेंशन संबंधी प्लान का विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के नेशनल पार्क में लगी भीषण आग। 4 दिन में हजारों हेक्टेयर में जंगल को हुआ नुकसान। आग बुझाने की कोशिशों में जुटे फायर फाइटर्स। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संसद में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कहा राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया। लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस। पीएम मोदी नीले रंग की खास जैकेट पहनकर आज राज्यसभा पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकिल होकर बनी है ये जैकेट। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। बोले कारोबारियों का प्रोफाइल देखकर दिया जाता है काम। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया। कहा हम जनता के साथ हैं और त्रिपुरा का विकास करना चाहते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। राजनगर में हुई विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में विजय संकल्प रैली में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा देंगे। त्रिपुरा दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगरतला में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे योगी। मंदिर में की पूजा। नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम में कल शामिल होंगे अमित शाह। 25 नशा मुक्त केंद्रों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के कच्छ में G20 के तहत पर्यटन से संबंधित पहली बैठक। सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पुरुषोत्तम रूपाला हुए शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। पौराणिक मान्यताओं का किया जिक्र। तुर्की में तीसरे दिन भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। अब तक हुई तबाही में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत। 34,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। तुर्की में तबाही के बीच जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत बचाव के लिए 60,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दूसरे देशों से मिल रही है मदद। राहत और बचाव के लिए 3000 से ज्यादा लोग तुर्की पहुंचे। तुर्की के अदन पहुंचा भारतीय सेना का विमान। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया राहत का सामान।
भारत की 2 टीमें पहुंच चुकी हैं तुर्की। बनारस से एनडीआरएफ के 51 सदस्यों की टीम होगी रवाना। डॉग स्क्वाड और दूसरी जरूरी मशीनें भी होंगी रवाना। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर तुर्की के अदन पहुंचा चीन का विमान। मेडिकल स्टाफ के साथ दवाइयां और खाने पीने की चीजें भेजी गई। तुर्की के हवाई अड्डे पर साथ खड़े दिखे इजरायल और ईरान के विमान। पिछले कुछ समय से इजरायल और ईरान के बीच चल रहा है तनाव। पीड़ितों के लिए सहायता लेकर पहुंचे दोनों देशों के विमान। तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही। अब तक करीब 2500 लोगों की गई जान, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीरिया में तबाही से लोगों में दहशत। भूकंप के और झटके आने की आशंका। कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों ने कार में गुजारी रात। सीरिया में तबाही के बीच विदेशों से भेजी जा रही है मदद। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की नहीं जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तुर्की सरकार ने दौरा रद्द करने की गुजारिश की। राहत और बचाव कार्य में व्यस्त होने का दिया हवाला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। रामबन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप। आग के दौरान हुआ धमाका। बिहार के बांका में भीषण आग ने कहर बरपाया। आग में 3 पुआल के ढेर जलकर राख। लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के देवास में भीषण आग से मची अफरा तफरी। आग में जलकर राख हुई पूरी फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के सीधी में आग से 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। प्रशासन की ओर से दुकान मालिकों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर। आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। बिहार के सीवान में सरेआम हत्या से मची दहशत। बेखौफ बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार को मारी गोली। परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत। शहबाज का तमाशा, तुर्की का तमाचा। बेशर्म पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ये जहां भी जाते हैं उस मुल्क को ये लगता है कि ये हमसे पैसे मांगने आ रहे हैं। दुनिया हंसती हम पे कि यार ये खिलौने, और ये इस मुल्क को भी खिलौना बना दिया। शहबाज मांगे वेलकम। तुर्की ने कहा डोंट कम। दोनों ममालिक की वजारत खारजा नई तारीख का ऐलान जल्द करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तुर्किया का दौरा करना था, लेकिन ये मुलतवी कर दिया गया है। तुर्की में मातम, शहबाज का भूकंप पर्यटन। हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है। कहाँ से दे? उनको क्या दे? हम पहले खुद तो खा लें। पाकिस्तान इस टाइम खुद ऐसी सिचुएशन में आके किसी को कुछ दे सके, जब अपना पेट उनका खाली है, मुल्क डिफॉल्टर होने को आया, तो क्या ही देना है। तुर्की के जख्म पर भारत ने मरहम लगाया। इंडिया से सीखना चाहिए कि यार मुश्किल के टाइम में चाहे कोरोना आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, दुश्मनों को भी अच्छे से ट्रीट करता है। बिल्कुल, मतलब ये चीज फिर एक वर्ल्ड लीडर की पहचान है। महाविनाश पर पाकिस्तान ने बेशरम रंग दिखाया। कोई आफत आए तो हमें पब्लिक नहीं, हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हम इंटरनेशनल लेवल पे हम तो नहीं कर रहे ना, वही कर रहे हैं ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वही। तुर्की में शहबाज की नो एंट्री। लेकिन हमारे पास इतना कुछ है नहीं कि हम लोग उनको दे सकें। हम लोग तो लोगों से मांगते हैं। हमारी अपनी आवाम जो है वो मर रही है भूख से, कोई किस वजह से। करारा तमाचा पड़ा पाकिस्तान को। देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान नीलाम होने के बहुत करीब है, लेकिन पाकिस्तान की नीलामी से पहले ही आज उसकी इज्जत नीलाम हो गई। अब उसकी कहानी की बात करेंगे। इस बार पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है और उसकी वजह है पाकिस्तान की बेशर्मी। दरअसल खबर यह है कि तुर्की में भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई। आप जानते हैं, भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने तुर्की से दोस्ती के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा किया। मतभेद के बावजूद भारत ने मानवता दिखाई, निस्वार्थ भाव से तुर्की का साथ दिया,
लेकिन तुर्की को अपना जिगरी यार कहने वाले पाकिस्तान ने बेशर्मी की हर सीमा तोड़ दी। पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि वो तुर्की में आए विनाश पर भी अपना प्रचार करना चाहता है। मुश्किल और संकट की घड़ी में तुर्की का साथ देने की जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भूकंप पर्यटन करना चाहते थे, तुर्की जाना चाहते थे ताकि वो मदद का दिखावा कर सके, अपना पीआर कर सके। शहबाज के इसी तमाशे वाले प्लान पर तुर्की ने तमाचा जड़ दिया और तुर्की ने यहां तक कह दिया कि शहबाज तुर्की ना ही आए तो बेहतर है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। WHO का अनुमान है कि इस विनाशकारी भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। बेबस बच्चे, बूढ़े, महिलाएं अभी भी मलबे में दबे हैं। दुनिया में उनकी सलामती की दुआएं हो रही हैं, लेकिन एक देश है जो इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है। वो है पाकिस्तान, जो निहायती बेशर्मी से मासूमों की मौत पर अपना प्रचार करना चाहता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपनी पलटन के साथ तुर्की जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तुर्की से सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। वो तुर्की को मदद के नाम पर अपना प्रचार करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की इस बेशर्मी को देखकर पाकिस्तान की जनता शॉक में है। पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पर थू-थू हो रही है। पाकिस्तान की जनता को ये यकीन नहीं हो रहा है कि हजारों की मौत पर शहबाज शरीफ अपना पीआर स्टंट करना चाहते हैं। हम हैं भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो बहाना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें पब्लिक नहीं हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमें इंटरनेशनल लेवल पे हम तो नहीं कर रहे ना, वही कर रहे हैं ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वही हैं। जहां भी जाते हैं उस मुल्क को ये लगता है कि ये हमसे पैसे मांगने आ रहे हैं। दुनिया हंसती हम पे कि यार ये खिलौने, और ये इस मुल्क को भी खिलौना बना दिया। डॉन अखबार में पाकिस्तानी पत्रकार अब्बास नासिर ने ट्वीट किया है कि कितना महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान अभी आतंकवाद से बहुत पीड़ित है, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनका नेता उनके बीच रहे, न कि विदेश जाए। क्यों तुर्की के लोगों पर शहबाज की यात्रा को थोपा जा रहा है? वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया मुलतवी हो गया। शहबाज शरीफ ने आज रवाना होना था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फैसला ज़लज़ला मुतासरीन की रिलीफ सरगर्मियों के बाइस किया गया। दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारिजा नई तारीख का ऐलान जल्द करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तुर्किया का दौरा करना था, लेकिन ये मुलतवी कर दिया गया है। पेशावर में धमाका हुआ, उधर कोई भी नहीं गया, ना शहबाज शरीफ गया, ना इमरान खान गया, ना बिलावल भुट्टो गया। हमारी अपनी अवाम जो है वो मर रही है भूख से, कोई किस वजह से। कहने को तो तुर्की पाकिस्तान का जिगरी यार है, लेकिन जब तुर्की की जमीन पर आफत आई तो भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मानवता को आगे रखते हुए भारत की रेस्क्यू मेडिकल टीम तुर्की पहुंच चुकी है। इसे देखकर पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। तुर्की के एयरफील्ड में भारतीय ग्लोबल मास्टर की लैंडिंग की इस तस्वीर को देखकर शहबाज शरीफ की पूरी टीम बौखला गई। कैसी भी आफत हो और कोई भी देश हो, जब मदद की जरूरत हो तो भारत पीछे नहीं हटता और संकट मोचक बनकर उभरता है। इसलिए पाकिस्तान में भी भारत की तारीफ हो रही है और पाकिस्तान सरकार के सीने पर सांप लौट रहा है। बहुत से कंट्रीज को मैं कहता हूँ इंडिया से सीखना चाहिए कि यार मुश्किल के टाइम में चाहे कोरोना आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, दुश्मनों को भी अच्छे से ट्रीट करता है। बिल्कुल, तो मतलब ये चीज फिर एक वर्ल्ड लीडर की पहचान है। पूरी दुनिया में इस्लामिक देश का लीडर बनने की ख्वाहिश लिए पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं कि दुनिया में भारत की बात हो। भले पाकिस्तान की जनता भूखे पेट सोए, पाकिस्तान की इज्जत नीलाम होने के कगार पर हो, देश में दाने दाने पर दंगे हों, लेकिन पाकिस्तान अपनी बदनीयत एजेंडे से बाज नहीं आता। हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है। कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो, मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा, रकबा भी ज़्यादा उसका। मुल्क डिफॉल्टर होने को आया तो क्या ही देना है, लेकिन
द लीस्ट यू कैन डू कि आप ऐलान तो कर सकते हो, आप एक जो है अब ये तो बता सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं किया गया तुर्की के लिए तो यकीनन ये एक बुरी चीज़ है। पाकिस्तान को डर भी है कि मुसीबत में मदद से भारत और तुर्की के रिश्ते कहीं सुधर न जाएं। तुर्की और भारत के बीच नजदीकी बढ़ गई तो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अनाथ हो जाएगा। इसीलिए भाईचारे के दिखावे के लिए शहबाज शरीफ उतावले हो गए और सीधे उड़ते हुए तुर्की पहुंचना चाहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपको फंड्स दिए थे, इक्विपमेंट दिए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में लंदन और दुबई पहुंच चुके हैं। जिस तरह हर पैसा, हर आने वाला डॉलर और यूरो जो है और पाउंड जो है वो यूरोप और दुबई में चला जाता है। लंदन में दर हकीकत आपके जो फैसला करने वाले 5-6 हज़ार लोग हैं, उनके सबके बच्चे, घर, अकाउंट सब कुछ बाहर है। पाकिस्तान के दिमाग में इस्लामिक देशों का मसीहा बनने का ऐसा पागलपन सवार है कि उसे अपने देश की तबाही वाली तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, उसे अपनी भूखी आवाम की चीखें नहीं सुनाई दे रही। पाकिस्तान छटपटा रहा है कि कहीं वो तुर्की की मदद में पीछे न रहे। इसीलिए आनन फानन में शहबाज सरकार ने तुर्की के लिए मदद का प्लेन भेज दिया। लेकिन हमारे पास इतना कुछ है नहीं कि हम लोग उनको दे सके। हम लोग तो लोगों से मांगते हैं। देखिए, पाकिस्तान का गुर्बत वाला गुब्बारा किसी भी दिन फट सकता है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। अब हम एक ऐसे गुब्बारे के बारे में आपको बताएंगे जो चीन और अमेरिका के बीच जंग की वजह बन सकता है। दोनों देशों के कूटनीतिक जंग और कोल्ड वॉर की वजह गुब्बारा बन चुका है। ये समझिए, बहुत बड़ी खबर है ये। 1 फरवरी को अमेरिका के आसमान में एक विशाल का एक गुब्बारा दिखाई दिया। ये गुब्बारा कनाडा के रास्ते अमेरिका के राज्य मोंटेना पहुंचा था। अब जांच में यह पता चला है कि चीन द्वारा भेजा गया यह एक जासूसी गुब्बारा था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर 4 तारीख को अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान, ये वो तस्वीरें हैं, F-22 रैप्टर ने इसे एक मिसाइल दाग कर मार गिराया, जासूसी गुब्बारे को। मिसाइल के टकराते ही एक गुब्बारा 60,000 फीट की ऊंचाई से अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के समुद्री तट के पास आकर गिरा। ये वो तस्वीरें हैं जब इस गुब्बारे को मार गिराया गया। ये 5वीं पीढ़ी के दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर का पहला शिकार है। देखिए, अमेरिकी नौसेना ने इस गुब्बारे का मलबा बरामद कर लिया है, जासूसी वाला गुब्बारा। अब शुरुआती जांच में पता चला है कि इसमें जासूसी के उपकरण लगे हुए थे। अमेरिका की जासूसी कर रहा था ड्रैगन चीन। इस गुब्बारे को मार गिराए जाने की जानकारी अमेरिका की तरफ से भारत समेत कई मित्र देशों को फोन पर दी गई है। अलर्ट था एक तरीके से। चीन ने इस घटना के बाद तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि अमेरिका ने ओवर रिएक्शन दिया है। चीन कह रहा है कि यह जासूसी वाला गुब्बारा नहीं था और अब भविष्य में अमेरिका को भी ऐसी ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर इस घटना के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है। यानी कि इस चीज को बहुत गहराई से समझिए कि हवा में उड़ते एक गुब्बारे की वजह से दुनिया के 2 शक्तिशाली देश आमने सामने आ गए। लेकिन आखिर इस गुब्बारे में ऐसा क्या था जो अमेरिका को मंजूर नहीं था, और गुब्बारे को गिराकर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जो चीन को मंजूर नहीं है? दरअसल चीन का यह जासूसी गुब्बारा दुनिया के कई देशों के ऊपर से उड़ता हुआ अमेरिका पहुंचा था। ध्यान से सुनिएगा, यह गुब्बारा 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा रहा था और इसका आकार, इसको ऐसे समझिए जैसे 3 बड़ी बसों को अगर आप खड़ा कर दे तो 3 बड़ी बसों के आकार का बराबर था। इतना बड़ा गुब्बारा था यह। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने इस गुब्बारे का आकार करीब 200 फीट बताया है। आकार जो आपके सामने है वो करीब 200 फीट है, जो 3 बसों या कहिए कि एक 20 मंजिला इमारत के बराबर इतना विशाल का एक गुब्बारा जासूसी कर रहा था अमेरिका के आसमान में चीन का। अब आगे समझिए, इस गुब्बारे में एक बड़ा सोलर पैनल भी लगा हुआ था जिससे इसे ऊर्जा मिलती थी और इसी की मदद से इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाया जाता था और इसे नियंत्रित किया जाता था। देखिए, अब यह साफ नहीं कि इस गुब्बारे में किस किस तरह के उपकरण लगे थे, लेकिन शुरुआती जांच में इसमें जासूसी उपकरण की बात सामने आई है। अमेरिका यह दावा कर रहा है। ऐसे जासूसी गुब्बारों में अक्सर होता है कि
हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सिग्नल इंटेलिजेंस उपकरण लगे होते हैं। इन कैमरों की मदद से किसी विशेष जगह की तस्वीरें खींची जाती हैं और सिग्नल इंटेलिजेंस उपकरणों की मदद से मोबाइल फोन पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल फोन पर होने वाली बातचीत को भी सुना जा सकता है। वैसे तो देखिए, आज की तारीख में दुनिया के शक्तिशाली देश जासूसी के लिए मिलिट्री सैटेलाइट की, आप जानते हैं, मदद लेते हैं। सैटेलाइट के जरिए जासूसी होती है, लेकिन जो काम सैटेलाइट्स के जरिए बहुत बड़ी कीमत में होता है ना, यही काम जासूसी गुब्बारे की मदद से आसानी से हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सैटेलाइट लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाती है। सैटेलाइट को एक जगह पर वापस आने में 90 मिनट का समय लगता है, लेकिन गुब्बारा किसी एक विशेष जगह पर कई घंटों, कई दिनों तक मंडरा सकता है। और सैटेलाइट के मुकाबले कम ऊंचाई पर होने की वजह से इंफ्रारेड कैमरों की मदद से धुंध और कोहरे और अंधेरे, हाइट पर होगा तो धुंध, कोहरा और अंधेरे के बावजूद अपने टारगेट की साफ तस्वीरें इस तरह का गुब्बारा खींच सकता है। देखिए, जासूसी के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब ये तस्वीर आपको लग रहा होगा पहली बार है। अब इतिहास जानिए। आज से 164 साल पहले, यानी कि 1859 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल किया था। ये वो तस्वीर भी हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। बस फर्क ये था कि तब इसमें जासूसी उपकरण नहीं लगते थे, बल्कि निगरानी करने वाले सैनिक इस पर सवार होते थे। इसके बाद पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में भी निगरानी के लिए ऐसे ही गुब्बारों का इस्तेमाल हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने तो ऐसे गुब्बारों का इस्तेमाल अमेरिका पर बमबारी के लिए भी किया था। ये बहुत खतरनाक होता है किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने सोवियत यूनियन के देशों का जासूसी करने के लिए ऐसे गुब्बारों का इस्तेमाल किया था। देखिए, अमेरिकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह के गुब्बारों से चीन, भारत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको लग रहा हो कि तो अमेरिका की जासूसी हो रही थी, नहीं। इसी वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट है कि इसी तरह के गुब्बारों से चीन जो है वो भारत, जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों की भी निगरानी जो है वो कर चुका है। भारत की भी निगरानी, भारत की भी, जिसका मकसद इन देशों की सैन्य जानकारियों को चुराना होता है। चीन का जो जासूसी गुब्बारा अमेरिकी सेना द्वारा मार गिराया गया है, वो संभवतः चीन से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके अमेरिका पहुंचा था। इस दौरान वो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ा और कनाडा और अमेरिकी राज्य अलास्का के ऊपर से होता हुआ मोंटेना पहुंचा। जासूसी गुब्बारे का संभावित रूट मैप हम आपको बता रहे हैं, वो कैसे कैसे मोंटेना पहुंचा, जहां इसे पहली बार देखा गया था। इसके अलावा ये डकोटा और आइडेहो के ऊपर से होता हुआ साउथ कैरोलिना पहुंचा, साउथ कैरोलिना, जहां इसे फिर मार गिराया गया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये संभावित रूट है जो गुब्बारा, जासूसी गुब्बारा चीन के अमेरिका के आसमान में किस तरह से पहुंचा। चीन का रक्षा बजट, अब समझिए, क्योंकि ये अब कहा जा रहा है कि ये जो गुब्बारा है कहीं विश्व युद्ध दोबारा वाली नौबत ना आ जाए, तो चीन का रक्षा बजट करीब 18 लाख करोड़ है, जबकि अमेरिका का रक्षा बजट जो है वो 28 लाख करोड़ है। इस हिसाब से चीन और अमेरिका अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले देश हैं। चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं, अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं। चीन के पास 3,500 लड़ाकू विमान है और अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान है और दूसरे भी विमान है। देखिए, दोनों के पास दुनिया की एक से एक सैन्य टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं वाले देश एक गुब्बारे को लेकर आमने सामने हैं। इन दोनों देशों के बीच नए शीत युद्ध की शुरुआत भी माना जा रहा है इसके जरिए, इस गुब्बारे के जरिए। और इसका ट्रेलर आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान में दिख जाएगा। आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में दुनिया के दो देशों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए किसी मिसाइल या बम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक काम गुब्बारा भी कर सकता है। On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided without doing damage to anyone on the ground.
They decided that the best time to do that was we got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it, and we'll have more to report on this a little later. आगे बढ़ेंगे। आसमान में घटी घटना के बाद अब आपको हम समुद्र की गहराइयों में लेकर चलेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। समुद्र की इन्हीं गहराइयों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज से 80 साल पहले भारत की आजादी के लिए समुद्र मंथन किया था, आज की तारीख। और ये असली भारत जोड़ो यात्रा थी। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे हैं, ये असली भारत जोड़ो यात्रा, नेताजी की भारत जोड़ो यात्रा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इतिहास के पन्नों से। इस यात्रा की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज से ठीक 80 साल पहले की थी। 80 साल पहले आज ही के दिन 8 फरवरी 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे सफर पर निकले, एक ऐसे भारत जोड़ो मिशन पर निकले, एक ऐसी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले जिसमें अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता था। यह यात्रा थी जर्मनी से जापान तक की यात्रा। नेताजी एक पनडुब्बी में बैठकर 3 महीने तक तरह तरह की कठिनाइयों को झेलते हुए समुद्र के रास्ते जापान पहुंचे थे। जर्मनी से जापान, जहां से सिंगापुर पहुंचकर 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार का ऐलान किया था, आजाद हिंद सरकार बनाने का ऐलान कर दिया था। यह एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसके प्रधानमंत्री खुद नेताजी थे। मतलब कोई आपसे पूछता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? नेहरू नहीं। आप कह सकते हैं कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, लेकिन आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि भारत को अंग्रेजों से मिली आजादी से 4 साल पहले ही नेताजी भारत को आजाद घोषित कर चुके थे और उन्होंने इस मकसद के लिए एक सरकार भी बना ली थी। और भारत जोड़ो, असली भारत जोड़ो यात्रा वो वाली जो थी, असली भारत जोड़ो आज की तारीख, आज 8 तारीख ही उन्होंने शुरू की थी। उनका मकसद भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर भारत को आजाद करना था, भारत को जोड़ना था। इसलिए आज हम आपको असली भारत जोड़ो यात्रा के बताने जा रहे हैं। समझिए, इस यात्रा की शुरुआत होती है जर्मनी में हिटलर और नेताजी की मुलाकात। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और नेताजी की मुलाकात 19 मई 1942 को हुई थी, 1942। जिस समय दोनों की मुलाकात हुई, हिटलर और नेताजी की मुलाकात, जिस समय मुलाकात हुई उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ पर भारी पड़ रही थी। यार कोई जानता है ये। अंग्रेजों को कमजोर पड़ता देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जर्मनी की मदद मांगी। लेकिन मुश्किल यह था कि भाई जर्मनी का तानाशाह हिटलर भारत के बारे में अच्छी राय नहीं रखता था। क्या कोई जानता है? हिटलर ने अपनी आत्मकथा माइन काम्फ यानी कि मेरा संघर्ष, हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भारत अगर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से निकल जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। एक जर्मन के तौर पर मैं भारत को किसी दूसरे देश की तुलना में ब्रिटेन के आधिपत्य के रूप में देखना पसंद करूंगा। हिटलर की राय थी भारत को लेकर, भारत के खिलाफ। इतिहासकार मिलन ऑनर का मानना था कि हिटलर की सोच को देखते हुए अब नेताजी को जर्मनी से मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जर्मनी की मदद चाहते थे नेताजी, लेकिन हिटलर की सोच के बाद नेताजी को जर्मनी से मदद की उम्मीद बहुत कम थी। बोस मायूस नहीं हुए। नेताजी ने हिटलर से बहुत चतुराई से बात करते हुए सबसे पहले उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जब मुलाकात हुई, जो मैं आपको बता रहा था। और फिर 3 विषयों पर बातचीत शुरू की। असली भारत जोड़ो यात्रा की कहानी जब हम आपको सुना रहे हैं। पहला यह कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजादी दिलवाने के लिए जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्र भारत की मदद करें। दूसरा ये, सुभाष चंद्र बोस हिटलर से उनकी आत्मकथा मेन काम्फ पे भारत विरोधी संदर्भ पर चर्चा करना चाहते थे। फिर नेताजी ने हिटलर को बताया कि भाई उनकी भारत विरोधी सोच का इस्तेमाल ब्रिटेन भारत के खिलाफ कर रहा है, ये उन्होंने बताया। तीसरा ये, नेताजी जर्मनी से जापान जाना चाहते थे और बिना हिटलर की मदद के जर्मनी से जापान पहुंचना संभव नहीं था। 3 मुख्य बिंदु पर बात हुई। फिर जर्मनी से जापान जाना बेहद खतरनाक था। वो भारत जोड़ो यात्रा जो थी ना, नेताजी की असली भारत जोड़ो यात्रा, अब जर्मनी से जापान जाना बेहद खतरनाक था, क्योंकि पूरे अटलांटिक और हिंद महासागर पर ब्रिटेन की रॉयल नेवी का नियंत्रण था।
इसलिए पानी के जहाज से जाया जा नहीं सकता था। रूस में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था, इसलिए जर्मनी से रूस होते हुए सड़क के रास्ते भी पॉसिबल नहीं था जाना। विमान से भी जापान नहीं जा सकते थे नेताजी, क्योंकि रास्ते में जर्मनी के दुश्मन, मतलब जर्मनी के विमान को दुश्मन के विमानों के हमले का डर था, मतलब अटैक हो सकता था। ऐसे में क्या किया, कहानी सुनिएगा। ऐसे में हिटलर ने नेताजी को पनडुब्बी के जरिए, ये वो भारत जोड़ो यात्रा पनडुब्बी के जरिए जो तय की गई थी, पनडुब्बी के जरिए जापान भेजने का फैसला लिया। इसके बाद जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के समुद्री तट पर U-181 नाम की पनडुब्बी को जापान जाने के लिए तैयार किया गया नेताजी के लिए। पनडुब्बी के कैप्टन मुसेनबर्ग, नेताजी और उनके सेक्रेटरी आबिद हसन, कुछ अन्य जर्मन नौसैनिकों के साथ 8 फरवरी 1943, आज की तारीख 8 फरवरी 1943 को इसी पनडुब्बी से जापान के लिए निकल गए। आज की तारीख देखिए, पनडुब्बी की स्थिति बहुत दयनीय थी। नेताजी के सेक्रेटरी आबिद हसन ने अपनी किताब सोल्जर रिमेंबर्स में लिखा है कि भाई जैसे ही मैं पनडुब्बी में घुसा, डीजल की महक मेरे नथुनों में टकराई और मुझे उल्टी सी आने लगी। उन्होंने बताया पूरी पनडुब्बी में डीजल की महक बसी हुई थी, यहां तक कि कंबलों तक से डीजल की महक आ रही थी। आबिद हसन के मुताबिक पनडुब्बी बेहद छोटी थी, संकरी थी, जिसमें चलना फिरना तक मुश्किल था। पनडुब्बी में बैठने की सिर्फ एक जगह थी। पनडुब्बी में सवार नौसैनिकों के खाने के लिए मोटी ब्रेड, मीट, टीन के डब्बे में बंद सब्जियां थी जो देखने और स्वाद में रबर जैसी थी। पहले दिन आबिद हसन ने नोट किया कि नेताजी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। आबिद को चिंता हुई। वो पनडुब्बी के गोदाम में पहुंच गए। आबिद को वहां चावल और दाल से भरा एक थैला मिला। इसके अलावा वहां अंडे का पाउडर भी मिला आबिद को, जो सेक्रेटरी। अगले कुछ हफ्तों तक फिर आबिद हसन ने अंडे के पाउडर से नेताजी को ऑमलेट बनाकर खिलाई। ये असली भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने चावल और दाल से नेताजी के लिए खिचड़ी भी बनवाई, जो नेताजी को बहुत पसंद आई। नेताजी जर्मन अफसरों को भी बुलाकर, क्योंकि इस पनडुब्बी में वो ऑफिसर्स भी थे, तो उनको खिचड़ी खिलाने लगे। फिर आबिद हसन को डर लगा कि अगर जर्मन सैनिकों ने खिचड़ी खानी शुरू कर दी तो जल्दी उनका दाल चावल का स्टॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नेताजी से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में आबिद ने जर्मन अफसरों से कहा कि वो खुद खिचड़ी खाने से मना कर दे, ताकि अगले कुछ दिनों तक नेताजी खिचड़ी कम से कम खा सके। अब देखिए, जैसे जैसे जर्मन पनडुब्बी आगे बढ़ रही थी, खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि पनडुब्बी दिन में समुद्र में पानी के नीचे चलती थी और रात में पानी के ऊपर। मतलब पनडुब्बी बैटरी से चलती थी, इसलिए उसे चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर लाना होता था। सुबह से पहले ही पनडुब्बी दोबारा समुद्र के अंदर चली जाती थी। ये वो दिखा भी हम आपको। रात को नेताजी और उनके साथी पनडुब्बी के डेक पर आकर आराम करते थे और यही नेताजी ने योजना बनानी शुरू कर दी थी कि वो जापान सरकार और उनके अधिकारियों से कैसे बात करेंगे। यानी कि नेताजी ने पनडुब्बी से यात्रा के दौरान ही भारत की आजादी का समुद्र मंथन शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत आज की तारीख में हुई थी। नेताजी ने इसके लिए आबिद की मदद ली। आबिद को तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो, जापानी प्रधानमंत्री तत्कालीन की भूमिका निभाने को कहा और आबिद से बतौर जापानी प्रधानमंत्री उनकी यात्रा और मकसद को लेकर तीखे सवाल पूछने को कहा। ये सिलसिला चलता रहा। ये यात्रा हम आपको बता रहे हैं। फिर अप्रैल के आखिर हफ्ते में सुभाष चंद्र बोस इसी जर्मन पनडुब्बी के जरिए हिंद महासागर में दाखिल हुए, जहां जापानी पनडुब्बी नेताजी का इंतजार कर रही थी। और मेडागास्कर के समंदर में दूसरे विश्व युद्ध का असर कम था, इसलिए तय किया गया कि यहां पर नेताजी को जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में फिर शिफ्ट किया जाएगा। 28 अप्रैल 1943 की सुबह नेताजी और आबिद हसन को जर्मन चालक दल के सदस्यों ने अपनी पनडुब्बी से नीचे उतारकर एक रबड़ की नाव में बिठाया और वो नाव उन्हें जापानी पनडुब्बी तक लेकर गई। सफर के दौरान जर्मन चालक दल के सदस्यों ने नेताजी का बहुत ध्यान रखा, लेकिन जापानी पनडुब्बी पर चढ़ने के बाद नेताजी को लगा कि जैसे वो अपने घर पहुंच गए। जापानी पनडुब्बी। हालांकि इस दौरान नेताजी और आबिद को एक बात बहुत परेशान कर रही थी। दोनों जर्मन समझ लेते थे, लेकिन उन्हें जापानी भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। जर्मन समझ लेते थे। फिर 13 मई 1943 को जापानी पनडुब्बी सुमात्रा के उत्तरी तट सबांग पहुंची। नेताजी ने यहां पनडुब्बी से उतरने से पहले चालक दल के सभी सदस्यों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। 2 दिन के आराम के बाद नेताजी जापानी युद्धक विमान में बैठकर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे वो जर्मनी से जापान। ये वो पूरी भारत जोड़ो यात्रा। वहां उन्हें राजमहल के सामने वहां के सबसे मशहूर इंपीरियल होटल में वो ठहराया और फिर जापान से होते हुए सिंगापुर और पोर्ट ब्लेयर में जो नेताजी ने किया, वो कहानी हर कोई जानता है। यही थे असली भारत जोड़ो यात्रा। 100 बात के एक बात।
न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।